उधर आपको बता दें कि एसआईआर पर सोशल वार भी एक दूसरे पर लगातार तेज हो गया है। गहलोत की पोस्ट पर राजेंद्र राठौड़ का पलटवार हुआ। उन्होंने एसआईआर को लेकर के लिखा कि एसआईआर ना तो सरकार करती है ना ही बीजेपी, फिर क्यों बिना बात के गहलोत भ्रम फैला रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार को लेकर कोई ठोस मुद्दा नहीं है। तो राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट राजेंद्र राठौड़ ने इस पर पलटवार किया अशोक गहलोत की पोस्ट पर और तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीएलओ पर दबाव बनाकर वोट कटवाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान था जिस पर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। उधर गहलोत के बयान पर सुमित गोदारा का पलटवार भी सामने आया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्टेटमेंट देखा। वो केवल आजकल स्टेटमेंट ही देते हैं और एसआईआर को लेकर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। पूरी कांग्रेस की यही परंपरा रही है कि इस तरह के विषयों पर ध्यान भटकाने का काम करती है। सुमित गोदारा के कांग्रेस से सवाल भी उन्होंने पूछे हैं कि पूरे देश में आज़ाद होने के बाद 11 बार एसआईआर की गई, जिसमें 10 बार कांग्रेस शासनकाल में हुई, जबकि कांग्रेस के नेता आरोप लगाते रहे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का आज स्टेटमेंट है आया और वो आजकल सिर्फ स्टेटमेंट ही देते हैं। एसआईआर को लेकर उन्होंने सवाल खड़े करे और ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि इस तरह विषयों पर आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए। पहली बात तो हम अशोक गहलोत जी से पूछते हैं कि देश आजाद होने के बाद 11 एसआईआर हुई, जिसमें 10 कांग्रेस सरकार के शासन में हुई, तब उन्होंने इसका एसआईआर का उनके नेता जब आरोप लगाते रहे उसके लिए कौन जिम्मेवार है? 10 बार आपने कराई और आज आप आरोप लगा रहे हो, आक्षेप लगा रहे हो कि अधिकारी प्रभावित हो रहे हैं। क्या अधिकारी प्रभावित होंगे? और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी, ये बीजेपी बताएं। टीकाराम जूली ने बीजेपी के आरोपों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा है कि आपने कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या का पता लगाया अब तक? बांग्लादेशी मिले तो डिपोर्ट कीजिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का यह कहना है। उधर मिर्धा परिवार के भीतर जमीन को लेकर के विवाद अब खुलकर सामने आ गया। जोधपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित मिर्धा फार्म की 150 गज जमीन को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने अपने ही चचेरे भाई मनीष मिर्धा और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी है। यह मामला अब पुलिस की जांच में है। मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। मिर्धा परिवार की जमीन पर महाभारत, राजनीतिक परिवार में संपत्ति का संग्राम, नागौर की राजनीति में पारिवारिक टकराव। नागौर की राजनीति में प्रभावशाली मिर्धा परिवार के बीच जोधपुर स्थित मिर्धा फार्म की 150 गज जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले में पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने अपने चचेरे भाई मनीष मिर्धा सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये रिपोर्ट उनके अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश ने दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सूथला स्थित फार्म हाउस में 13 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे मनीष मिर्धा अपने 10 से 12 साथियों के साथ फार्म हाउस में जबरन घुस आए। आरोप है कि वहां मौजूद केयरटेकर सलीम को धमकाकर तालों की चाबियां छीन ली गयी। इसके अगले दिन 14 जनवरी को दोबारा ताले तोड़कर समाधि स्थल के साथ छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की गई। परिवादी प्रेम प्रकाश ने पुलिस को बताया कि घटनाक्रम के वीडियो फुटेज मौजूद हैं, जिनमें आरोपी पक्ष तोड़फोड़ करता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि विवाद केवल जमीन को लेकर नहीं, बल्कि वहां बने पूर्वजों के समाधि स्थल को बचाने को लेकर है। ये सब स्वांग कर रहे हैं। इनका असली मोटिव, असली इंटेंशन ये है कि समाधि स्थल को यहाँ पर हटाया जाए। उसमें नाथुराम जी मिर्धा साहब की भी समाधि है, जिनके नाम से ये 5-5 बार चुनावों में वोट मांग चुके हैं। उनकी समाधि हटाने के भी अब इन्होंने साजिशें शुरू कर दी है। प्रतापनगर पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। केस की जांच थाना अधिकारी भवानी सिंह कर रहे हैं।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। उनके ज्योति मिर्जा और उनकी सिस्टर की जो जमीन है उनके केयर टेकर है और ये पहले जमीन उनके हिस्से में आई हुई है ज्योति मिर्जा और उनकी सिस्टर के अनुसार। उन्होंने डेवलपमेंट में एक रात तो ये कि मनीष मिर्जा ने कुछ लोगों को लेके के साथ लोगों को लेके ताले तोड़े वहां गए, ताले तोड़ के फिर वापस दूसरे लोग गया तो फिर दूसरे लोग वो तोड़ के अंदर घुस के बना के कुछ अतिक्रमण कर रहे थे और कुछ निर्माण कर रहे थे। मनीष मिर्धा पक्ष का दावा है कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा इस जमीन को बेचना चाहती हैं, जबकि बीच में पैतृक समाधि स्थल आड़े आ रहा है। उनका आरोप है कि समाधि स्थल हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वे पूर्वजों की स्मृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वहीं शिकायत करने वाले पक्ष का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से की गई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगी और नींदड़ आवासीय योजना में रामकथा में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति। दिल्ली से सेना के विशेष विमान से दोपहर को 1:40 पर जयपुर पहुंचने का राष्ट्रपति का प्रस्तावित कार्यक्रम है। शाम को 5:50 पर वे जयपुर से दिल्ली के लिए फिर से रवाना होंगी। उधर जानलेवा चाइनीज मांझे पर एक तरफ कार्रवाई हुई और कार्रवाई लगातार चल भी रही है, लेकिन चाइनीज मांझा चोरी छिपे बिका और धड़ल्ले से बिकने की वजह से नतीजा जानलेवा साबित हुआ। अकेले कोटा शहर में दर्जनों लोगों को इस जानलेवा मांझे ने अस्पताल पहुंचाया। एक 5 साल के बच्चे की जान ले ली। घटना के बाद लोगों ने कहा कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज होने चाहिए ताकि इस पर रोकथाम लगे। नगर निगम की तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा कार्रवाई शहर के अलग अलग इलाकों में अब तक की गई। 400 से ज्यादा जानलेवा मांझे के रोल जब्त किए गए, आग के हवाले किए गए। पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई हुई जिसमें मुकदमे दर्ज भी किए गए। कल मेरे बच्चे का चाइनीज मांझे से कटने से उसकी गर्दन कट गई थी, तो यहाँ पे एमबीएस लाने के बाद वो उसका ऑपरेशन भी हुआ। डॉक्टरों ने एकदम ठीक कर दिया था। रात भर वो अच्छे से बात भी कर रहा था, मुँह से इशारे कर करके समझा भी रहा था। डॉक्टरों ने बोला ठीक है। रात जिस तरीके से बातचीत हुई थी, डॉक्टरों से भी बातचीत हुई थी, तो ये पता था कि ऑपरेशन तो सही हो गया था। जिन भी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया वो अच्छा था और रात भर बच्चा, माँ और ये परिजन बच्चों के पास थे और बच्चा इशारे भी कर रहा था, पानी भी मांग रहा था। ये सब रात भर से जगे हुए थे। लेकिन 5 बजे करीब जब इनको उनके श्वास नली में कुछ ब्लड वगैरह आने की और उसको जाम होने की जब इनको कुछ बात पता लगी तो इन्होंने संबंधित स्टाफ को भी वहाँ बोला। लेकिन स्टाफ ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि आप 125 नंबर में जाइए, वहाँ पर आपको डॉक्टर स्टाफ मिलेंगे। ये बेचारे भागते दौड़ते 125 नंबर रूम में गए, लेकिन वहाँ भी इनको कोई स्टाफ नहीं मिला। वहाँ ये कहा गया कि वो तो सर्जिकल वाले आए हैं, वो आके देखेंगे। और मतलब इसी बीच में घंटे आधे घंटे में मासूम की जान चली गई। हाँ जी, विगत 1 माह से नगर निगम कोटा की फायर टीम ने, अतिक्रमण टीम ने और जिला प्रशासन में खास तौर पर पुलिस प्रशासन ने चाइनीज़ मांझे रोकथाम के लिए काफ़ी चाइनीज़ मांझे के रोल और चक्री जब्त करके नष्ट किए और करीब पिछले 1 माह में 350 से 400 चाइनीज़ मांझे के रोल हमने नगर निगम कोटा क्षेत्राधिकार में जब्त करके नष्ट किए हैं। उधर बाड़मेर के शिवनगर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कानून के साथ साथ प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मकान विवाद के केस में एसडीओ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने घर कुर्क किया, लेकिन इस कार्रवाई का खामियाजा एक महिला और उसके मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा है। कुर्की के बाद पीड़ित महिला अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के तले रहने को मजबूर है। महिला का यह आरोप है कि उसके मकान पर फर्जी पट्टा बनवाकर एक तरफा कार्रवाई की गई। जबरदस्ती जटिया वैसे कैलाश होटल है जगह पटो बनो है। जबरदस्ती पुलिस आई का रिकॉर्ड करे तो 3 लाख रुपया देना। कुम सिंह जबरदस्ती मेरा घर कोड़ करा ठीक है। एन मारे स्टे लियो वैसे भी कार्रवाई चले पड़ी। एन वीर कैलाश होटल को हुई जगह पटो बनो पुलिस जबरदस्ती मारो घर कोड़ करे। मारा मासूम छोटा छोटा टाबर है जो मैंने बाहर काटे गया जी के मारे खाने पीने ने भी बच्चे स्कूल की थे। हमें आया ये मैंने ताने बाहर काटे जबरदस्ती पुलिस वाले। तो राजधानी